वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें 8,000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, साथ ही साथ दोस्तों ग्रुप 2 और ग्रुप 4, या मैं एक लाइन में कहूँ तो राज्य में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछाता है, वहां पर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। और हम डेली कितने 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, तो आप 100 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करें, तभी आप पूरा वीडियो का क्रक्स से समझ पाएंगे। दोस्तों, 1 घंटे का वीडियो सिर्फ आप 5 से 6 मिनट या 2 से 4 मिनट देख के छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। पूरे डेली हमारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या एटलीस्ट एक वीडियो हमारा पूरा देखें आप कि किस प्रकार के हमारे प्रश्न रहते हैं, और 100 वीडियो में से हम कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं, किस परीक्षा के लाते हैं। तो पूरा आपको वीडियो का क्रक्स अगर जानना है तो आपको प्लीज़ एक वीडियो पूरा देखना होगा। तो आप एक वीडियो हमारा पूरा देखें और 100 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट जरूर करें, और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जितने भी अपने ग्रुप हैं एजुकेशन संबंधित, पढ़ाई संबंधित, उनमें अपना वीडियो भी शेयर आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ये चल रहा है हमारा मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन। तो दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन, ये आज खत्म हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन वाला चैप्टर। तो उसके इसके कुछ प्रश्न बचे हुए वो आज हम देख लेते हैं, फिर हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे आज से, मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। और अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन चैप्टर से। तो इस चैप्टर का हम देखते हैं प्रश्न, हमारा कल से कंटिन्यू है, कल के वीडियो से। तो पहला है हमारा प्रश्न, मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना को प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया था। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना है, तो इसको कब प्रारंभ किया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा 8 मार्च 2019 को, दूसरा ऑप्शन है 3 अप्रैल 2019 को, तीसरा है हमारा 10 मार्च 19 को, और फोर्थ है हमारा 3 नवंबर 19 को। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, 8 मार्च 2019 को। तो मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना दोस्तों 8 मार्च 2019 को प्रारंभ की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रदेश में मूल्य स्तरीकरण कोष की स्थापना कब की गई थी। किसकी? मूल्य स्तरीकरण कोष। तो प्रदेश में मूल्य स्तरीकरण कोष की स्थापना कब की गई थी। तो देखते हैं हम, पहला ऑप्शन है हमारा जून 2018 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा जून 2017 में, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 2018 में, और फोर्थ है हमारा मई 2017 में। कब? मई 2017 में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों जून 2017 में। तो मूल्य स्तरीकरण कोष की हमने स्थापना प्रदेश में कब करी थी। तो करी थी जून 2017 में। तो हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 जून महीना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले की में स्थित उपभोक्ता फोरम को आयोग का दर्जा मिल गया है। तो दोस्तों, पहले फोरम था उपभोक्ता फोरम, अब इसको एक आयोग का दर्जा मिल गया है। तो कौन सा जिला देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रतलाम, दूसरा है शाजापुर, तीसरा है सतना, और फोर्थ है हमारा खंडवा। तो करेक्ट आंसर है इसका खंडवा जिले को। तो दोस्तों, जो खंडवा जिले में उपभोक्ता फोरम था उसको अब आयोग का दर्जा मिल चुका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, खंडवा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ अक्टूबर 2017 में कहां से किया गया था। तो दोस्तों, एक बीच में हमारी भावांतर योजना चली थी मध्य प्रदेश में। तो पूछ रहा है कि इसका शुभारंभ अक्टूबर 2017 में कहां से किया गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा जावरा रतलाम से, दूसरा है हमारा खुरई सागर से, तीसरा है हमारा अमला बैतूल से, और फोर्थ है हमारा मानपुर उमरिया से। तो करेक्ट आंसर है खुरई सागर से। तो जो भावांतर योजना थी इसका शुभारंभ हुआ था अक्टूबर 2017 में, और जगह कौन सी थी। तो वो थी हमारी खुरई सागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्रियान्वित भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया गया था। तो पहला हमारी 8 फसल थी, दूसरा ऑप्शन है 10 फसल, तीसरा है हमारा 6, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 8 फसलों को। तो भावांतर योजना के अंतर्गत हमने कितनी फसलों को शामिल किया था। तो टोटल 8 हमारी फसल थी, 8 क्रॉप्स थी जिनको हमने भावांतर भुगतान योजना में शामिल किया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, कौन सा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हमारा कहाँ है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा शेरपुर सीहोर में, दूसरा है हमारा खमरिया जबलपुर में, तीसरा ऑप्शन है हमारा पवारखेड़ा होशंगाबाद में, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, पवारखेड़ा होशंगाबाद। तो हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की बात करें तो करेक्ट आंसर रहेगा पवारखेड़ा, जो कि हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम पोर्टल का प्रारंभ कब किया था? तो दोस्तों देखते हैं, पहला ऑप्शन है 27 मई 2016 को, दूसरा है हमारा 14 अप्रैल 2016 को, तीसरा है हमारा 29 जून 2016 को और फोर्थ ऑप्शन है 12 मार्च 2016 को। तो करेक्ट आंसर है 14 अप्रैल 2016 को। तो राष्ट्रीय ऑनलाइन कृषि बाजार योजना दोस्तों कब प्रारंभ की गई थी? तो ये करी गई थी हमारी 14 अप्रैल 2016 को। तो यह यूं कहूं मैं, ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का जो पोर्टल है वो कब लॉन्च हुआ था? तो हुआ था 14 अप्रैल 2016। ऑप्शन दूसरा आपका और हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2012 लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो पॉलिसी का नाम याद रखें, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2012 है ये। तो पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात राज्य, दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हमारा हरियाणा और फोर्थ है हमारा मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। और कब लॉन्च हुई थी? तो 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। जितने दोस्तों गवर्नमेंट हमसे जो उपज खरीदती है, जैसे कि मूंग वगैरह या फिर हमारे गेहूं, तो उनको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाना जरूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको स्टोर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करने वाला हमारा मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है और पॉलिसी लॉन्च करी थी इसने 2012 में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल पशुधन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो दोस्तों जो भारत का हमारा टोटल पशुधन है उसमें मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत पशु हैं? तो पहला है हमारा 7.1%, दूसरा ऑप्शन है 6.4%, तीसरा है हमारा 9.4% और फोर्थ है हमारा 12%। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1। यानी दोस्तों पूरे भारत का 7.1% लाइव स्टॉक यानी पशुधन हमारे पास है। पशुधन को इंग्लिश में हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो 7.1% लाइव स्टॉक हमारे मध्य प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1। यानी दोस्तों पूरे भारत में अगर 100 गाय हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 गाय हैं तो उसमें से 7 हमारे मध्य प्रदेश में, आप समझ लीजिए। इसमें हमने टोटल जानवर ऐड कर लिए हैं, जैसे कि बकरी, गाय, भैंस वगैरह सभी है ना। तो टोटल कितना हिस्सा हमारे पास है? तो 7.1%। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल पशुधन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पहला ही है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि चौथा स्थान है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि दूसरा स्थान है और फोर्थ है हमारा कि पांचवा स्थान है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पशुधन में पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन चौथा। तो दोस्तों भारत की जो हमारा मध्य प्रदेश है इसकी ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? तो पशुधन के मामले में हम चौथे स्थान पर आते हैं। चौथे स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। और अगर आपसे परसेंटेज पूछे तो आपको याद ही है 7.1%। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों कौन सा हमारा जिला है जहां पर सर्वाधिक लाइव स्टॉक है? तो देखते हैं हम। पहला है हमारा ऑप्शन सीधी जिले में, दूसरा है हमारा झाबुआ जिले में, तीसरा ऑप्शन है हमारा श्योपुर जिले में और फोर्थ है हमारा राजगढ़ जिले में। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन 1 सीधी जिले में। कहां पर? तो सीधी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पशु हमारे सीधी जिले में। कहां पर? सीधी जिले में। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बकरी की प्रसिद्ध देशी नस्ल जिसका नाम क्या है? जमुनापरी है, तो प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों जो हमारी जमुनापरी नस्ल है ये किस जिले में पाई जाती है? तो देखते हैं ऑप्शन हम। पहला है हमारा भिंड में, दूसरा है हमारा मुरैना में, तीसरा है हमारा शिवपुरी में और फोर्थ है हमारा दतिया में। कहां पर? दतिया में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन 1 भिंड में। कहां पर? भिंड में। तो जो हमारी बकरी की प्रसिद्ध देशी नस्ल है जिसका नाम जमुनापरी है, तो ये किस जिले की मेन है? तो हमारे भिंड जिले की। और भिंड जिले में मुख्यतः पाई जाती है। मुख्यतः किस जिले में? तो भिंड जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो हमारा बकरी प्रजनन और उससे जुड़े हुए शोध केंद्र ये प्रदेश में कहाँ पर है? तो देखते हैं हमारे जबलपुर जिले में है, दूसरा ऑप्शन इंदौर जिले में, तीसरा हमारा भोपाल में और फोर्थ है हमारा ग्वालियर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर में। कहां पर? तो बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो हमारे इंदौर जिले में की गई है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। और दोस्तों इंदौर में ही हमारे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई है। तो ये भी आप याद रखें, इंपोर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड इंदौर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निमाड़ की रानी उपनाम से प्रसिद्ध निमाड़ी गाय प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों ये गाय का उपनाम क्या है? निमाड़ की रानी बोलते हैं इसको। तो ये प्रदेश के हमारे किस जिले में? तो पहला ऑप्शन है हमारा खंडवा में, दूसरा है हमारा खरगोन में, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों और फोर्थ है हमारा बड़वानी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा। क्या है? ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो निमाड़ की रानी उपनाम से प्रसिद्ध गाय है वो हमारे खंडवा और खरगोन दोनों जिलों में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन
तीसरा, और दोस्तों निमाड़ में मेनली दो ही जिले पड़ते हैं, एक तो हमारा खंडवा और एक खरगोन। तो आप वहीं से लॉजिक लगा सकते थे, क्योंकि निमाड़ में सिर्फ हमारे दो ही जिले आते हैं, एक तो खंडवा आता है और एक खरगोन आता है, जिसको हम सुनहरा जिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनहरा जिला। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों निमाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? तो करेक्ट आंसर रहेगा निमाड़ी बोली। निमाड़ी एक भाषा नहीं है, सिर्फ बोली है। तो निमाड़ की रानी उपनाम से प्रसिद्ध जो हमारी गाय है वो खंडवा और खरगोन दोनों जिलों में ही पाई जाती है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मालवा की रानी कहे जाने वाली मालवी गाय प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो अभी हमने निमाड़ की रानी की बात करी, अब हम कर रहे हैं मालवा की रानी की। तो पहला ऑप्शन है हमारा शाजापुर जिले में, दूसरा है हमारा मंदसौर में, तीसरा है राजगढ़ जिले में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि मेनली जो हमारा मालवा क्षेत्र है उसका शाजापुर मंदसौर में विस्तार है, कुछ विस्तार उसका राजगढ़ जिले में भी है। इसलिए जो मालवा की रानी मालवी गाय है ये हमारे शाजापुर, मंदसौर और राजगढ़ तीनों ही जिलों में पाई जाएगी। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमारा गाय है उसकी सर्वोत्तम नस्ल हम किसको कहते हैं? तो पहला है हमारा निमाड़ी गाय को, दूसरा है हमारा मालवी गाय को, तीसरा ऑप्शन है हमारा गावलाव प्रजाति। क्या है? गावलाव प्रजाति। और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों गावलाव प्रजाति। तो जो हमारी गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है गावलाव प्रजाति, यानी ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो जो एक से फिर से रिपीट करूंगा इसको, कि मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी की स्थापना हमने कहाँ पर करी है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं भोपाल में, दूसरा है हमारा खरगोन में, तीसरा है हमारा धार में, और फोर्थ है हमारा खंडवा में। तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों भोपाल में। तो हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी की स्थापना हमने कहाँ पर करी? जो हमारी राजधानी है भोपाल में करी है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है हमारा कीरतपुर इटारसी में, दूसरा ऑप्शन है सुसनेर बड़ौद में, तीसरा है हमारा कुलीखेड़ा खिलचैपुर में, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है कीरतपुर इटारसी में। तो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना कीरतपुर इटारसी में की गई है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों डेली 100 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो आप 100 क्वेश्चंस हमारे जरूर अटेम्प्ट करें। 1 घंटे का वीडियो आप 2 से 4 मिनट में बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, 100 क्वेश्चंस कीजिए तभी आप समझ पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ एक वीडियो हमारा कम से कम आप पूरा देखिए, ताकि प्रश्न वगैरह हमारे समझ पाए। और टोटल जो आज का हमारा पार्ट रहेगा ये रहेगा हमारा 27वां। कितना? 27वां। इसके पहले हमने 26 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने टोटल 10 चैप्टर कवर कर लिए हैं, और आज से हम 11 चैप्टर शुरू करेंगे, 11वां मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। तो आगे वो भी शुरू करेंगे, तो बने रहें आप हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? तो जो हमारे टोटल कृषक हैं उसमें से सीमांत कृषक का प्रतिशत पूछ रहा है। तो पहला है हमारा 41%, दूसरा ऑप्शन है 44%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 43%, और फोर्थ है हमारा 32%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन एक 41%। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सीमांत कृषकों के प्रतिशत कितना है? तो हमारा 41% है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। और फाइनली हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, जो कि ग्रुप 4 2017 में आपसे पूछा गया था, और वर्तमान में ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों में ही वैकेंसी निकली हुई है। साथ ही साथ दोस्तों पटवारी की डेट बढ़ गई है, लगभग 4 से 5 दिन पटवारी की डेट आगे बढ़ा दी है। तो अगर आप फॉर्म भरने में रह गए हैं तो प्लीज़ आप पटवारी का फॉर्म भर दें। और ये प्रश्न हमारा पूछा गया था ग्रुप 4 में। अगला प्रश्न है, इंदौर जिला किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये प्रश्न दोस्तों जलवायु चैप्टर में पूछना था, लेकिन उन्होंने यहाँ पूछ लिया कि जो हमारा इंदौर जिला है ये किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो पहला है मालवा का पठार, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा का पठार, तीसरा है हमारा मध्य भारत का पठार, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक मालवा का पठार। तो जो हमारा इंदौर जिला है दोस्तों ये जलवायु प्रदेश के आधार पर किस में आता है? तो मालवा के पठार में आता है, और भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों मालवा के पठार के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इंदौर को हम क्या बोलते हैं? तो मिनी मुंबई भी बोलते हैं, और पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर ही है। साथ ही मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी की हम बात करें तो वो भी हमारा इंदौर ही है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत का ऐसा शहर जहाँ पर IIT और IIM दोनों है, तो वो भी हमारा इंदौर जिला ही है। तो इंदौर जिला बहुत सारी खूबियाँ अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो इंदौर जिले का जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो मालवा का पठार। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमों की रानी किस आम की प्रजाति को कहा जाता है? तो दोस्तों जो आम होते हैं हमारे मैंगो, मेजाफेरा इंडिका, उनकी रानी किस प्रजाति के आम को हम बोलते हैं? तो देखते हैं, पहला है हमारा अल्फांसो आम को, दूसरा है नूरजहां आम को,
तीसरा है हमारा दशहरी आम को, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नूरजहां आम को। तो आमों की रानी दोस्तों हम किस प्रजाति के आम को बोलते हैं? तो जो हमारा नूरजहां आम है, जो कि मेनली हमारा अलीराजपुर जिले में होता है, अलीराजपुर जिला इसका उत्पादन करता है, तो नूरजहां आम को हम आमों की राजधानी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है? यानी दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि हमारा कौन सा जिला है जहां पर कृषि पर काम करने वाले या कृषि पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में है? तो पहला है हमारा अलीराजपुर जिला है, दूसरा है हमारा झाबुआ जिला है, तीसरा है हमारा मुरैना जिला है, और फोर्थ है हमारा धार जिला। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन एक अलीराजपुर जिला। तो दोस्तों कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत हमारे अलीराजपुर जिले में है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन एक। और दोस्तों जो हमारा अलीराजपुर जिला है ये सबसे कम साक्षर जिला है प्रदेश का, तो ये भी याद रखें। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेनली लोग यहाँ बचपन से अपने कृषि क्षेत्र में जुड़ जाते हैं, इसलिए वगैरह स्कूल वगैरह भी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो जो अलीराजपुर जिला है दोस्तों हमारा सबसे कम साक्षर है और कृषि पर निर्भर उच्चतम प्रतिशत यहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन एक अलीराजपुर जिला। और अलीराजपुर दोस्तों दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो एक तो हमारा हो जाएगा गुजरात और दूसरा हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो जो दोस्तों प्रति हेक्टेयर हम गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पहला है हमारा अशोकनगर, दूसरा है हमारा भिंड, क्या है दूसरा भिंड, तीसरा है हमारा अशोकनगर, और फोर्थ है हमारा, सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं देखे। चलिए पहला देखते हैं, प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पहला है हमारा श्योपुर जिला, दूसरा है ग्वालियर जिला, तीसरा ऑप्शन है अशोकनगर जिला, और फोर्थ है हमारा भिंड जिला। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा अशोकनगर जिला दोस्तों। तो गेहूं के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से हम देखें तो हमारा अशोकनगर टॉप पर है, अशोकनगर जिला। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन तीसरा जो हमारा अशोकनगर है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? जब दोस्तों हमें गेहूं में सिंचाई करनी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी रहती है, यानी उस अवस्था में आकर हमें गेहूं को पानी देना ही देना है? तो पहला है हमारा घाट रचना अवस्था, कौन सी? घाट रचना अवस्था। दूसरा है दुग्ध रचना अवस्था, तीसरा हमारा इनमें से कोई नहीं, और फोर्थ है हमारा शिखर मूल अवस्था, क्या है? शिखर मूल अवस्था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों शिखर मूल अवस्था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था होती है शिखर मूल अवस्था, जहां पर हमें गेहूं को सिंचाई करना आवश्यक है, गेहूं को पानी देना बहुत ही आवश्यक है। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। और दोस्तों इसको आम बोलचाल में हम बोलते हैं गेहूं का निकलना, क्या बोलते हैं कि गेहूं अब निकल रहे हैं, मतलब उसको हम जो हमारी वैज्ञानिक भाषा है उसमें बोलते हैं शिखर मूल अवस्था। और इस अवस्था में हम गेहूं को यूरिया खाद देके पानी पिलाते हैं, और अगर इसके बाद पानी ना भी मिले तो अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है। तो गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो वो है शिखर मूल अवस्था। ऑप्शन फोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित झीलों में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान? दोस्तों मानव मेड यानी ह्यूमन मेड जो हमारी झीलें होती हैं, लेक्स होती हैं, तो उसमें प्रदेश का स्थान पूछ रहा है। तो पहला है हमारा प्रथम स्थान, दूसरा है हमारा तृतीय स्थान, फोर्थ ऑप्शन है हमारा द्वितीय स्थान, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा चतुर्थ स्थान। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन एक यानी कि प्रथम स्थान। तो मानव निर्मित झीलों में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है दोस्तों। और जो हमारी भोपाल की सबसे बड़ी झीलें हैं, बड़ा तालाब और छोटा तालाब, उनको दोनों मानव निर्मित है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन एक, मानव निर्मित झीलों में प्रदेश का स्थान प्रथम है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा? तो दोस्तों एक जिला एक उत्पाद जो हमारी योजना चल रही है, इसके तहत केला एक्सपोर्ट क्लस्टर हमारे किस जिले में बनेगा? तो पहला ऑप्शन है रीवा में, दूसरा है मुरैना में, तीसरा है हमारा बुरहानपुर में, और फोर्थ है हमारा छिंदवाड़ा में। तो करेक्ट आंसर है बुरहानपुर जिले में, क्योंकि आपको पता होगा कि बुरहानपुर जिले में केले का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, क्योंकि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ ही है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत केला एक्सपोर्ट क्लस्टर हमारे बुरहानपुर जिले में बनने जा रहा है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो जो हमारा ऑपरेशन फ्लड था उसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, फिर दूसरा ऑप्शन खाद्यान्न उत्पादन से है, तीसरा हमारा ऊन उत्पादन से है, और फोर्थ है हमारा मांस उत्पादन से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। तो दोस्तों हमारा जो ऑपरेशन फ्लड था उसका जो उद्देश्य, उसका संबंध कैसे था? तो वो था हमारे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में गो एम्बुलेंस सेवा कहां से प्रारंभ की गई? तो गो सेवा
गो एम्बुलेंस सेवा हम देखते हैं कहाँ से प्रारंभ की गई, तो पहला है हमारे खंडवा जिले से, दूसरा है धार जिले से, तीसरा है हमारा खरगोन जिले से और फोर्थ ऑप्शन है हमारा झाबुआ जिले से। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों खरगोन जिले से। तो गो एम्बुलेंस सेवा हमारे खरगोन जिले से प्रारंभ की गई थी, जो कि हमारा सुनहरा जिला है और कपास और मिर्च के उत्पादन में पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम जिला भी हमारा खरगोन ही है। तो गो एम्बुलेंस सेवा दोस्तों हमारे खरगोन जिले से प्रारंभ की गई थी। और खरगोन जिले में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जिसका नाम है महेश्वर। क्या है? महेश्वर, जो कि हमारे नर्मदा नदी के किनारे पर है, तो वो भी हमारे खरगोन जिले में ही पड़ता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में स्थित क्षेत्रीय सीमन बैंक को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? आईएसओ यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों किस क्षेत्रीय सीमन बैंक को आईएसओ ने प्रमाण पत्र दिया है? तो पहला है हमारा इंदौर को, दूसरा ऑप्शन है रीवा को, फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त दोनों को और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो क्षेत्रीय सीमन बैंक जिसमें इंदौर और रीवा दोनों जिले हैं, इनको आईएसओ द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश के किस जिले में लगाई जाएगी? ये दोस्तों हमारा ऑरेंज होता है संतरा, तो इससे आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश के किस जिले में लगेगी? तो पहला है हमारा राजगढ़ जिले में, दूसरा हमारा दमोह जिले में, तीसरा ऑप्शन है शाजापुर जिले में और फोर्थ हमारा आगर मालवा जिले में। तो करेक्ट आंसर रहेगा आगर मालवा जिले में। तो संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों आगर मालवा जिले में लगने वाली है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। और जो हमारा शाजापुर जिला और आगर जिला है, दोनों ही संतरा के काफी बड़े उत्पादक जिले हैं। यहाँ पर संतरा की अच्छी खासी खेती और उत्पादन होता है, तो इसलिए जो हमारा संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो आगर मालवा जिले में लगाया जा रहा है। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है? कौन सी दोस्तों मिर्च मंडी हमारी? कैप्सिकम। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा खंडवा जिले में, दूसरा है हमारा धार जिले में, तीसरा है हमारा खरगोन जिले में और फोर्थ है हमारा भोपाल जिले में। तो एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है दोस्तों हमारे खरगोन जिले में। कहाँ पर? खरगोन जिले में। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, पिछले प्रश्न में भी बताया और वीडियो में बताया था नेक्स्ट वाले, कि जो हमारा खरगोन है वो मिर्ची और कपास का सर्वाधिक उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी हमारी मिर्च मंडी भी कहाँ पर है? कि जो सीधी सी बात है वो खरगोन जिले में रहने वाली है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि स्वामित्व अधिनियम इस वर्ष में लागू हुआ। तो जो हमारा कृषि स्वामित्व अधिनियम था किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन 1960 में, दूसरा ऑप्शन है 1970 में, तीसरा है हमारा 1940 में और फोर्थ है हमारा 1950 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में। तो मध्य प्रदेश में कृषि स्वामित्व अधिनियम दोस्तों 1960 में लागू हो गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पटवारी 2017 में पूछा गया है। तो अगर भाई साहब आपको भी पटवारी बनना है तो प्लीज़ जुड़ जाइए, वीडियो पूरा देखें। पटवारी 2017 में हमसे पूछा गया था और मध्य प्रदेश में कृषि एवं जो पशुपालन चैप्टर है इससे सर्वाधिक प्रश्न पटवारी में पूछे गए हैं, क्योंकि पटवारी का मेन काम इसी क्षेत्र में होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 1960। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मध्य प्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो फिर से एक बार अधिनियम रिपीट कर रहा हूँ, कपास नियंत्रण अधिनियम। तो इसका सन बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है 1963 में, दूसरा है 1945 में, तीसरा है हमारा 1972 में और फोर्थ है हमारा 1954 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954, यानी कि कपास नियंत्रण अधिनियम हमारे 1954 में अधिनियमित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश भूमि अधिनियम के उपयोगों का नियमन किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन पहला है 1956 में, दूसरा है हमारा 1948 में, तीसरा ऑप्शन है 1927 में और फोर्थ है हमारा 1975 में। तो करेक्ट आंसर है 1948 में। तो भूमि अधिनियम के उपयोगों का नियमन दोस्तों वर्ष 1948 में अधिनियमित किया गया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। और दोनों ही प्रीवियस क्वेश्चन है, पटवारी 2017 में पूछे गए थे दोनों ही हमारे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है फिर से रिपीट भी हो जाए। तो आंकड़े वाले प्रश्न आप ये अच्छे से याद करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ निरसन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो पहला हमारा 1983 में, दूसरा है 1962 में, तीसरा ऑप्शन है 1976 में और फोर्थ ऑप्शन हमारा 1992 में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 4 1992 में। तो मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम को दोस्तों 1992 में अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन जो 4 है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न में हमारा पटवारी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में नए रेशम कार्यालय प्रारंभ हो गए? तो दोस्तों नए रेशम कार्यालय देखते हैं हम किस जिले में हमारे प्रारंभ होने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है सागर में, दूसरा है हमारा राजगढ़ में, तीसरा ऑप्शन हमारा छिंदवाड़ा में
और फोर्थ है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन स दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4 अ और सो दोनों। तो दोस्तों नए रेशम कार्यालय एक तो हमारा सागर जिला और दूसरा छिंदवाड़ा, दोनों ही जिले में प्रारंभ होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो हमारे सागर जिले में पड़ता है, जिसका नाम है नौरा देही। और एकमात्र जिला जहाँ पर मक्का उत्सव या कॉर्न फेस्टिवल आयोजित किया जाता है तो वो है हमारा छिंदवाड़ा जिला। तो दोनों जिलों के बारे में थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज था आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, एक जिला एक फसल पर कार्यशाला प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप यानी कि एक जिला एक फसल पर कार्यशाला प्रारंभ करने वाला, तो देखते हैं पहला मध्य प्रदेश राज्य है, दूसरा हमारा राजस्थान है, तीसरा है उड़ीसा और फोर्थ है हमारा झारखंड। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा वन एंड ओनली मध्य प्रदेश राज्य। तो एक जिला एक फसल पर कार्यशाला प्रारंभ करने वाला हमारा मध्य प्रदेश राज्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में किस बैंक का नाम बदलकर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक किया गया था? तो पहला ऑप्शन है नर्मदा झाबुआ बैंक, दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा है हमारा बैंक ऑफ इंडिया और फोर्थ है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा झाबुआ बैंक। तो दोस्तों जो हमारा नर्मदा झाबुआ बैंक था इसका वर्ष 2019 में नाम बदलकर क्या कर दिया? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया गया। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा ये नर्मदा झाबुआ बैंक या मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है दोस्तों, तो ये बैंक ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश शासन दोनों का संयुक्त एडवेंचर है, यानी दोनों का इसमें स्टेक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 नर्मदा झाबुआ बैंक। अगला प्रश्न है, प्रदेश का दूसरे सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पहला है हमारा बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है हमारा भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा है हमारा इनमें से कोई नहीं और फोर्थ है हमारा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन चौथा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये दूसरा सबसे बड़ा हमारा बैंक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में प्रदेश में 129.34 लाख टन गेहूं का उपार्जन हुआ, जिसका देश में योगदान कितना था? तो दोस्तों वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कितने लाख टन गेहूं का उपार्जन हुआ था? तो आप याद रखें 129.34 लाख टन गेहूं का हमने उपार्जन किया था, जिसका देश में योगदान बताना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 37%, दूसरा है 33%, फोर्थ है हमारा 28% और तीसरा है हमारा 28% और फोर्थ है हमारा 40%। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन दूसरा 33%। यानी दोस्तों पूरे भारत का लगभग 1/3 गेहूं का उपार्जन अकेले हमारे मध्य प्रदेश राज्य से हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 33%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत प्रदेश में किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान पर बांस के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा 40%, दूसरा है 55%, तीसरा ऑप्शन है 50% और चौथा ऑप्शन है हमारा 33%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 50%। तो राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत दोस्तों 50% अनुदान पर किसानों को बांस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश शासन या यूं कहें भारत सरकार ने जो बांस है इसको घास का दर्जा दे दिया है, इसको पेड़ का दर्जा हटा दिया है। तो इसको काटने में, इसका व्यापार करने में, इसके जो भी आइटम बनते हैं वो बनाने में किसानों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि घास है तो इसको जंगलों से आसानी से काट कर ला सकते हैं और इसके उत्पाद हम बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 50%। अगला प्रश्न है, एनएसए का पूरा रूप क्या है? दोस्तों एनएसए का पूरा रूप क्या है? तो पहला है हमारा शुद्ध पैदावार क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है कुल पैदावार क्षेत्र, तीसरा है हमारा खेती योग्य क्षेत्र और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों शुद्ध पैदावार क्षेत्र। तो जो हमारा एनएसए है इसका पूरा रूप क्या है? तो वो है शुद्ध पैदावार क्षेत्र। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आईपीसी का पूरा रूप क्या होता है? दोस्तों जो हमारा आईपीसी है इसका पूरा रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है उपयोगिता सिंचाई क्षमता, दूसरा है हमारा निर्मित सिंचाई क्षमता, तीसरा है हमारा परम सिंचाई क्षमता और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन दूसरा निर्मित सिंचाई क्षमता। तो जो आईपीसी है हमारा आईपीसी इसका पूरा रूप क्या है? तो वो है हमारा निर्मित सिंचाई क्षमता। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन 4 रख देना था, इंडियन पिनल कोड। तो सारे हम लोग उसको डायरेक्ट ऑप्शन 4 पे क्लिक करते हैं, उपयोगिता सिंचाई क्षमता और इन पे तो हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि आईपीसी का अधिकतर हमने क्या पढ़ रखा है? इंडियन पिनल कोड। तो ऑप्शन 4 ये देना था, तो प्रश्न वाकई में हमारा गलत हो जाता। इसलिए दोस्तों
परीक्षा से पहले आप परीक्षा दीजिए हमारे साथ, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और बिल्कुल जो हमारा पीईबी एग्जाम लेता है उसी तरह से इनको डिजाइन किया गया है। तो प्लीज़ आप परीक्षा से पहले परीक्षा दीजिए और डेली हमारा एक वीडियो आता है उसको देखिए, और हमारे प्रीवियस वीडियो भी आप देखिए। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप सर्च बार में लिख दीजिएगा MP GK क्वेश्चन प्लेलिस्ट और साथ में चैनल का नाम रियल GK एनालिसिस, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो IPC का पूरा रूप क्या है, तो वो है निर्मित सिंचाई क्षमता। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके टोटल हमने 230 प्रश्न देखे। अब हम नया चैप्टर देखने वाले हैं खनिज संसाधन। तो मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन ये हमारा नया चैप्टर रहने वाला है। इससे हम अब प्रश्न देखेंगे आगे 1 से 2 वीडियो में। और दोस्तों टोटल हमने 10 से 11 चैप्टर हमारे कंप्लीट कर लिए और ये नया चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। इसके पहले दोस्तों हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश में नदियां एवं जलप्रपात, मध्य प्रदेश में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं, मध्य प्रदेश एक दृष्टि में, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, ये कृषि एवं पशुपालन, ऐसा दोस्तों हमने चैप्टर अच्छे पूरे कर लिए, सारे को ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए। और नया चैप्टर अब शुरू कर रहे हैं खनिज संसाधन। तो आप इसके सारे प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि ऐसा ऐसा इस चैनल पर चल रहा है, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हमारा नंबर बढ़ता है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो फिर दोस्तों हम आपके लिए अच्छे और वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं और नए वीडियो आपके लिए लगातार हम लाते हैं। तो खनिज संसाधन चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार पन्ना और छतरपुर की खदानों में निकलने वाले हीरे की प्रोसेसिंग के लिए कहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। तो दोस्तों पहला ही प्रश्न हमारा डायमंड से शुरू हुआ है, तो आपकी नौकरी लग जाए और फिर आप डायमंड से अच्छा नेकलेस बनवाएं। तो प्रश्न है कि केंद्र सरकार पन्ना और छतरपुर की खदानों से निकलने वाले हीरे की प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर लगाएगी। तो पहला ऑप्शन है पन्ना जिले में, दूसरा है हमारा भोपाल में, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर में और फोर्थ है मुरैना में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ग्वालियर जिले में। तो जो पन्ना और छतरपुर की खदानों से निकलते हैं उसके लिए हीरा प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों कहाँ पर लगने वाली है, तो हमारे ग्वालियर जिले में लगने वाली है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले जो हमारे 3 से 4 प्रश्न आने वाले लगातार आंकड़ों वाले हैं, तो थोड़ा सा आप उनमें विशेष ध्यान रखें। तो प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार वित्तीय वर्ष 17-18 में राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का कितना योगदान था। तो दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि जो 2017-18 था हमारा वर्ष, वित्तीय वर्ष, उसमें जो प्रदेश की GDP थी उसमें खनन और उत्खनन का कितना हिस्सा था। तो पहला है हमारा ऑप्शन 4.47%, दूसरा है हमारा 3.31%, तीसरा ऑप्शन है 5.25% और फोर्थ है हमारा 4.01%। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, 4.47%। तो दोस्तों वर्ष 2017-18 में जो हमारा खनन एवं उत्खनन क्षेत्र था इसका मध्य प्रदेश की GDP में 4.47% योगदान था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 में विगत वर्षों की तुलना में जो हमारा लोहा अयस्क होता है कि उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहला है 50%, दूसरा है हमारा 53%, तीसरा ऑप्शन है 49% और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 51%। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4, 51%। तो दोस्तों वर्ष 2017-18 में हमारी 51% का जंप आया था किसमें, लोहा अयस्क के उत्पादन में, यानी कि काफी अच्छा उत्पादन किया था हमारा 17-18 में लोहे का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 51%। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार प्रदेश में वर्ष 17-18 में विगत वर्ष की तुलना में मैग्नीज उत्पादन में लगभग कितनी वृद्धि हुई। अच्छा दोस्तों जितने में हम आंकड़े देख रहे हैं ये देख रहे हैं हम 2017-18 के, लेकिन इनको पब्लिश कब किया गया था, तो आंकड़े बनाने में 1 साल लग जाता है इनको कंपाइल करने में। तो आंकड़े हमारे 17-18 के, लेकिन इनका आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 में किया गया है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, जितने में हम आंकड़े देख रहे हैं वो तो 2017-18 के देख रहे हैं, लेकिन इनका पब्लिकेशन कब हुआ है, 18-19 में। इसीलिए रिपोर्ट का नाम क्या रहता है, आर्थिक सर्वेक्षण 18-19, लेकिन बात किस सन की करते हैं, तो 17-18 की करते हैं। तो फिर से मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2017-18 में विगत वर्ष की तुलना में मैग्नीज उत्पादन के लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है किसमें, मैग्नीज उत्पादन में। तो पहला ऑप्शन है 26.27%, दूसरा है 25.84%, तीसरा है 27.85% और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, 27.85% का जंप आया था हमारे किसमें, मैग्नीज उत्पादन में। और लोहे अयस्क में कितना आया था, तो 51% का। तो ऑप्शन 4 का प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार
वर्ष 2017-18 में प्रदेश में किस खनिज के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। ये दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि वर्ष 2017-18 में किसके खनिज उत्पादन ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया था, बम्पर उसका उत्पादन हुआ था। तो पहला है हमारा चूना पत्थर, दूसरा है हमारा लोहा अयस्क, तीसरा है हमारा मैग्नीज और फोर्थ है हमारा हीरा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा लोहा अयस्क। तो दोस्तों पिछले प्रश्न में आपने देखा डायरेक्ट हमारा 51% का जंप आ गया था, यानी डबल उत्पादन हो गया था। तो सर्वाधिक वृद्धि किसने करी थी, तो करी थी हमारे लोहा अयस्क ने, यानी कि आयरन ओर ने। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा लोहा अयस्क। अगला प्रश्न है खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो पहला है हमारा ऑप्शन द्वितीय स्थान है, दूसरा ऑप्शन है तृतीय स्थान, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ स्थान और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रथम स्थान। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों तीसरा यानी कि चतुर्थ स्थान। तो खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे भारत में, तो वो हमारा चौथा स्थान है। यानी कि हम खनिज की दृष्टि से दोस्तों पूरे भारत में चौथे नंबर पर आ रहे हैं। चलो एटलीस्ट हम टॉप 5 में तो आ ही रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा चतुर्थ स्थान बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा उत्पादन था, कौन सा स्थान था। यानी दोस्तों कोयला उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान रहा था 17-18 में, तो पहला है चतुर्थ स्थान, दूसरा ऑप्शन है हमारा द्वितीय स्थान, तीसरा ऑप्शन है प्रथम स्थान और फोर्थ ऑप्शन है हमारा तृतीय स्थान। तो करेक्ट आंसर है इसका चतुर्थ स्थान। दोस्तों कोयला उत्पादन में हमारा 17-18 में कौन सा स्थान रहा था, तो वो रहा था चतुर्थ स्थान, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। दोस्तों जो हमारा राज्य खनिज विकास निगम है इसकी स्थापना हमारी किस वर्ष में की गई थी, तो पहला है हमारा फरवरी 1962 में, दूसरा है जनवरी 1962 में, तीसरा है हमारा मार्च 1962 में और फोर्थ है हमारा अप्रैल 1962 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 1962 में। तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना दोस्तों जनवरी 1962 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। और दोस्तों मध्य प्रदेश में जितने भी आयोग हैं, जितने भी निगम हैं, उन सबका अध्यक्ष को लेकर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आज मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दूंगा। तो आज से आप देखिएगा कि मान लो जैसे प्रश्न आ गया मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश जितने भी निगम हैं, जितने भी आयोग हैं, उन सबके अध्यक्षों के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। तो आप वो वीडियो देखना है इस वीडियो के बाद, उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है खनिज संसाधनों की प्राप्ति स्थल के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है हमारा आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में खनिज दरारें, जोड़ों और विदर पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है धरातली चट्टानों के अपघटन से भी खनिज का निर्माण होता है। तीसरा है हमारा ऑप्शन अवसादी परतदार चट्टानों में खनिज संस्तरों या परतों का खनिज संस्तर और परत पाए जाते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तो खनिज संसाधनों प्राप्ति स्थल के संबंध में जितने भी हमारे कथन दिए गए सभी सही हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। चलिए सारे कथन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। तो खनिज संसाधनों की प्राप्ति स्थल के संबंध में पहला कथन है कि आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों और विद्रोह में पाए जाते हैं। दूसरा है धरातली चट्टानों के अपघटन से भी खनिज का निर्माण होता है। और तीसरा है अवसादी या परतदार चट्टानों में खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों पहली हमारी मध्य प्रदेश की खनिज नीति कब बनी थी, तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1996 में, दूसरा है 1997 में, तीसरा है 1995 में और फोर्थ है हमारा 1998 में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा वर्ष 1995 में। तो मध्य प्रदेश की दोस्तों प्रथम खनिज नीति आई थी कब, तो वो आई थी हमारे वर्ष 1995 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और दोस्तों काफी लेट हो गया हम खनिज नीति लाने में, क्योंकि हमारा गठन तो 1 नवंबर 1956 को हो गया था। तो आप देख सकते हैं 1995 लगभग 40 साल बाद मध्य प्रदेश में खनिज नीति आई। तो फिर भी देखते हैं कि प्रथम खनिज नीति कब आई थी, तो वर्ष 1995 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों हमारा कौन सा खनिज है वो जिसका उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, तो पहला है हमारा डायमंड यानी कि हीरा, दूसरा है हमारा मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है तांबा और फोर्थ बोल रहा है कि उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हीरा, मैग्नीज और तांबा तीनों के ही उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस खनिज नीति का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नवीन खनिजों की खोज करना है। तो पहला है हमारा
प्रथम खनिज नीति 1995, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय खनिज नीति 2010, तीसरा है हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हमारा ऑप्शन दूसरा है खनिज नीति 2010। तो द्वितीय खनिज नीति 2010 का दोस्तों उद्देश्य क्या था, तो वो था कि बिल्कुल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि इंजीनियरिंग का उपयोग कर हमें नवीन खनिजों का खोज करना है, यानी मध्य प्रदेश में हमें जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास प्रौद्योगिकी है उससे नई नई खनिज या नई नई खदानों की खोज करना है। ये हमारी जो खनिज नीति 2010 थी उसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी, तो पहला ऑप्शन वर्ष 2010 में, दूसरा है 2012 में, तीसरा ऑप्शन है 2011 में, और फोर्थ है वर्ष 2013 में। तो करेक्ट आंसर रहेगा वर्ष 2010 में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति या इसको हम प्रदेश की दूसरी खनिज नीति कहें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, वर्ष 2010 में इसकी घोषणा हमने करी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2019 में कहा प्रदेश का प्रथम हीरा संग्रहालय यानी कि डायमंड म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है, तो पहला ऑप्शन है हमारा अजयगढ़ पन्ना में, दूसरा है देवरी सागर में, तीसरा है खजुराहो छतरपुर में, और फोर्थ है हमारा पथरिया दमोह में। तो करेक्ट आंसर है इसका खजुराहो छतरपुर में। तो देश का प्रथम दोस्तों हमारा जो डायमंड म्यूजियम हीरा संग्रहालय वो कहाँ पर बनने जा रहा है, तो वो हमारे खजुराहो में बनने जा रहा है। और दोस्तों जो खजुराहो में जो हमारे मंदिर है वो सारे ही क्या है विश्व विरासत स्थल, जिसको यूनेस्को का हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है यूनेस्को ने। अच्छा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है हमारे पेरिस शहर में, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप याद रखें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं हम मध्य प्रदेश में मैग्नीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है, तो पहला है हमारा धारवाड़ क्रम, दूसरा है कुड़प्पा क्रम, तीसरा है गोंडवाना क्रम, और फोर्थ हमारा टर्शरी क्रम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन एक धारवाड़ क्रम। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में मैग्नीज है, जो हमारा मैग्नीज खनिज है, इसकी प्राप्ति किस चट्टानों से होती है, तो वो होती है हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका मिश्रण फेरोमैग्नीज कहलाता है, तो दोस्तों कौन सी जो धातु है, दो धातु है जिनका जो हमारा मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है फेरोमैग्नीज। तो पहला ऑप्शन है हमारा मैग्नीज प्लस लोहा, दूसरा है हमारा मैग्नीज प्लस टीन, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज प्लस तांबा, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज प्लस लोहा। दोस्तों जब मैग्नीज और लोहा दोनों को मिलाते हैं तो जो नई हमारी मिश्र धातु बनती है वो क्या बनती है, तो बनता है फेरोमैग्नीज। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मैग्नीज धातु का उपयोग है, यानी दोस्तों हमारी मैग्नीज धातु है इसका हमारा उपयोग क्या है, तो पहला है शुष्क बैटरियां बनाने में, दूसरा ऑप्शन है कीटनाशक बनाने में, तीसरा है हमारा टाइल्स बनाने में, और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जो हमारी मैग्नीज धातु है मैग्नीज मेटल, इसका उपयोग दोस्तों हम शुष्क बैटरी बनाने में, शुष्क बैटरी फिर कीटनाशक और टाइल्स तीनों ही बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है, तो ये कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन हमारा पवई पन्ना में, दूसरा ऑप्शन है भारवेली बालाघाट में, तीसरा है कोटर सतना में, और फोर्थ है हमारा नटेरन विदिशा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन दूसरा भारवेली बालाघाट में। तो दोस्तों प्रदेश की या पूरे भारत या यूं कहूँ एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कहाँ पर है, तो हमारी भारवेली में है, जो कि बालाघाट जिले में पड़ती है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम प्रदेश में मैग्नीज का सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यानी दोस्तों सबसे पहले जो हमारा मैग्नीज धातु है इसको कहाँ से निकाला गया था, तो पहला ऑप्शन है बालाघाट जिले से, दूसरा हमारा रीवा जिले से, तीसरा ऑप्शन है कटनी से, और फोर्थ है हमारे सतना जिले से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा कटनी से। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो है सर्वप्रथम हमने मैग्नीज का उत्खनन किस जिले से प्रारंभ किया था, कटनी से किया था, लेकिन सबसे बड़ी खदान किस जिले में, तो हमारे बालाघाट जिले में। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, अगर प्रश्न आए कि मैग्नीज का सर्वप्रथम उत्खनन किस जिले में हुआ था, तो करेक्ट आंसर कटनी रहने वाला है। प्रश्न जाए कि सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादक जिला कौन सा है, तो भारवेली बालाघाट यानी बालाघाट जिला। तो 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में देश के कुल मैग्नीज उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन होता है, तो पहला ऑप्शन है 32%, दूसरा हमारा 28%, तीसरा हमारा 22%, और फोर्थ ऑप्शन है 26%।
तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन दूसरा 28%। तो पूरे देश का लगभग 28% मैग्नीज अकेले हमारा मध्य प्रदेश राज्य में उत्पादित होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से लौह अयस्क के संबंध में सही विकल्प को चुनिए। तो पहला कथन है हमारा कि लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा है मैग्नेटाइट सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क है। फिर तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश में लगभग 1.4% हेमेटाइट के निक्षेप पाए गए हैं। और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट है जो हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जो लोह अयस्क के संबंध में हमारे तीनों कथन दिए हैं तीनों ही सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि पहला है लोह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा कथन बोल रहा है कि मैग्नेटाइट सबसे उच्च कोटि का लोह अयस्क है। और तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश में लगभग 1.4% हेमेटाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 26.79 लाख टन। दूसरा है 24.27 लाख टन। तीसरा ऑप्शन है 27.06 लाख टन। और फोर्थ ऑप्शन है 29.34 लाख टन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक 26.79 लाख टन यानी 79। दोस्तों थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है इसलिए 26.79 लाख टन का उत्पादन हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में वर्ष 2017-18 में। और किसका, तो वो था हमारा लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। जो हमारा बॉक्साइट होता है वो किसका प्रमुख अयस्क है। तो पहला है जिंक का, दूसरा है कोरंडम का या कोल्डम का, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम का और फोर्थ है हमारा टीन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा एल्यूमिनियम। तो दोस्तों बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो हमारा एल्यूमिनियम का है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न आप अटेम्प्ट करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में वर्ष 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। यानी कि प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में वर्ष 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। तो पहला है हमारा सीधी में, दूसरा है शहडोल में। पहला ऑप्शन है हमारा सीधी में, दूसरा ऑप्शन रीवा में, तीसरा ऑप्शन शहडोल में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कटनी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4 कटनी जिले में। तो दोस्तों 1908 में सबसे पहले बॉक्साइट का उत्खनन हमारे किस जिले में हुआ था, तो कटनी जिले में हुआ था। अच्छा दोस्तों बॉक्साइट के साथ साथ मैग्नीज का भी सबसे पहले उत्खनन हमारे किस जिले में किया गया था, तो वो भी कटनी जिले में ही किया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो पहला हमारा जबलपुर जिला, दूसरा ऑप्शन है हमारा रीवा जिला, तीसरा ऑप्शन कटनी जिला और फोर्थ है हमारा अनूपपुर। तो दोस्तों देखते हैं बॉक्साइट उत्पादन में हमारा कौन सा जिला है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा कटनी। तो दोस्तों कटनी हमारा वन एंड ओनली जिला बना हुआ है जो कि बॉक्साइट जिले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों बार बार मैं वन एंड ओनली क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे भी मैं ही एक वन एंड ओनली या वन मैन आर्मी हूँ। क्योंकि प्रश्न भी मैं ही बनाता हूँ, फिर मैं ही उनको एडिट वगैरह करता हूँ और फिर मैं ही उनको पूरा आपके लिए लेकर आता हूँ। इससे दोस्तों आप प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र को बॉक्साइट की आपूर्ति प्रदेश के किस जिले से होती है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र लगा हुआ है दोस्तों, इसको बॉक्साइट कहाँ से मिलता है। तो पहला ऑप्शन है अनूपपुर जिले से, दूसरा है शहडोल से, तीसरा है कटनी से और फोर्थ है हमारे रीवा से। तो करेक्ट आंसर दोस्तों अनूपपुर जिले से। तो हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र को हम बॉक्साइट कहाँ से पहुंचाते हैं, तो पहुंचाते हैं अनूपपुर जिले से। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बॉक्साइट के भंडारण एवं उत्पादन में देश में किस स्थान पर है। तो पहला 6वें स्थान पर, दूसरा ऑप्शन 5वें स्थान पर, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है तीसरे स्थान पर और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि चौथे स्थान पर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन एक 6वें स्थान पर। तो मध्य प्रदेश बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में 6वें स्थान पर है पूरे भारत में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्राप्त होने वाले कितने खनिजों को केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा
गौण खनिज के रूप में घोषित किया गया है? तो पहला है 32, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा है 31 और फोर्थ ऑप्शन है 35। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31। यानी दोस्तों 31 खनिजों को मध्य प्रदेश जो भारत का केंद्रीय खनन मंत्रालय है उसने गौण खनिज का दर्जा दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और ये दर्जा किसने दिया है? तो ये हमारे केंद्रीय खनन मंत्रालय यानी कि सेंट्रल माइनिंग मिनिस्ट्री ने दे रखा है। तो अब ये भी याद रखें कि दर्जा देने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो केंद्रीय खनन मंत्रालय है और गौण खनिज है, और कितने? वो है 31। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का हीरा उत्खनन व उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो जो हमारे हीरा होता है उसका उत्खनन और उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रथम, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा तृतीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम। तो मध्य प्रदेश का हीरा उत्खनन में और उसके उत्पादन में पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों हमारा प्रथम स्थान यानी कि पहले नंबर पर आता है। और मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर हीरे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि MPSI 2010 में पूछा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश सूबेदार परीक्षा 2010 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा, दूसरा है हमारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा, तीसरा है हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मेटल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये हमारे मध्य प्रदेश में खनिज का उत्पादन करता है, NMDC। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देश के कुल लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो दोस्तों देश में जितना भी टोटल हमारा आयरन और निकलता है लौह अयस्क, उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा पूछ रहा है, योगदान पूछ रहा है। तो पहला है हमारा 1.03%, दूसरा ऑप्शन है 2.04%, तीसरा ऑप्शन है 0.20% और फोर्थ ऑप्शन है 0.90%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4, 0.90%। यानी दोस्तों पूरे देश में जितना भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है उसका लगभग 1% भी हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादित नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, 0.90%। अच्छा दोस्तों, सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन हमारा कौन सा राज्य करता है? तो करता है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा या ओडिशा, जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ पर हाल फिलहाल में क्या चल रहा है? तो चल रहा है हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न था हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी अग्नि प्रतिरोधक खनिज है? क्या है दोस्तों? अग्नि प्रतिरोधक यानी अग्नि से जलता नहीं है। तो पहला है हमारा चीनी मिट्टी, दूसरा है एस्बेस्टस, तीसरा ऑप्शन है टीन और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1 यानी कि चीनी मिट्टी। तो दोस्तों अग्नि प्रतिरोधक खनिज कौन सा है? तो वो है चीनी मिट्टी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी का निर्माण किस खनिज के शरण से होता है? यानी दोस्तों कौन सा खनिज हमारा शरण होता है उसका, जिससे कि चीनी मिट्टी का निर्माण होता है? तो पहला है ग्रेनाइट से, दूसरा है फेल्सपार से, तीसरा हमारा और व दोनों से, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा, यानी कि ग्रेनाइट और फेल्सपार के दोस्तों जब शरण होता है तो हमारा कौन सा खनिज बन जाता है? तो एक नया ही खनिज बन के आता है, उसका नाम है चीनी मिट्टी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी का उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पहला ऑप्शन है जबलपुर जिला, दूसरा हमारा रीवा जिला, तीसरा ऑप्शन है झाबुआ जिला और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर जिला। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 2 यानी कि रीवा जिला। तो दोस्तों रीवा जिला हमारा चीनी मिट्टी उत्पादन में पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खानें मौजूद हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा सलीमाबाद, दूसरा ऑप्शन है मलाजखंड, तीसरा ऑप्शन है पन्ना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा राजनगर। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1 सलीमाबाद या सलीमनाबाद। तो निर्वात गुणवत्ता वाली मार्बल खाने कहाँ पर मौजूद है? खाने मतलब खदान, तो वो हमारे सलीमाबाद में मौजूद है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपसे ग्रुप 4 एग्जाम 2018 में पूछा गया था। और दोस्तों मार्बल उत्पादन और निर्यात करने में हमारा कौन सा राज्य टॉप पर है? तो हमारा राजस्थान राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित मझगवा खदान किसका उत्पादन करती है? तो पहला है हमारा कोयले का, दूसरा ऑप्शन बॉक्साइट का, तीसरा ऑप्शन हीरे का और चौथा ऑप्शन है सोने का। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हीरे का। किसका? हीरे का। तो जो मध्य प्रदेश में स्थित हमारी मझगवा की खदान है वो किसका उत्पादन करती है? तो हीरे का उत्पादन करती है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये प्रश्न भी आपसे ग्रुप 4 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरडम कहाँ पाया जाता है या कोरंडम कहाँ पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है चांदनगर में, दूसरा है कटोली में, तीसरा है हमारा नौगांव में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पिपरी व अप्परकोटा में। कहाँ पर? पिपरी व अप्परकोटा में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4, पिपरी व अप्परकोटा में। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो कोरंडम है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो हमारे पिपरी और अप्परकोटा में पाया जाता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न हमसे स्टेट इंजीनियरिंग 2017 में पूछा गया है, यानी कि राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फास्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है? कौन सा दोस्तों जो हमारा फास्फेट उर्वरक होता है यानी खाद, उसमें किसका हम उपयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्लेट का, दूसरा है चीनी मिट्टी का, तीसरा है रॉक फास्फेट का, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है रॉक फास्फेट का। तो दोस्तों जो हमारा रॉक फास्फेट होता है इसका मुख्य उपयोग हम करते हैं फास्फेट नामक उर्वरक बनाने में। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पहला ऑप्शन है झाबुआ जिला, दूसरा है हमारा खरगोन जिला, तीसरा है सागर जिला, और फोर्थ है हमारा शहडोल जिला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 झाबुआ जिला। तो दोस्तों जो हमारा रॉक फास्फेट है उसको उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो हमारा झाबुआ जिला करता है। और इसका उपयोग क्या है? तो वह है फास्फेट नामक उर्वरक बनाने में। तो रॉक फास्फेट उत्पादन में प्रथम जिला हो जाएगा आपका अपना हमारा झाबुआ जिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। अच्छा दोस्तों, झाबुआ जिले में एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल पाई जाती है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो वो कौन सी है? तो वो है हमारी कड़कनाथ। कौन सी? कड़कनाथ। तो यहाँ पर दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है जो कि काफ़ी महंगा भी होता है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो झाबुआ जिला हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खानें? तो दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य हीरे की खदानें हैं जहां पर हीरे निकलते हैं जो कि वर्तमान में कार्यशील है? तो पहला ऑप्शन 2 खदानें हैं, दूसरा ऑप्शन 3 खदानें, तीसरा ऑप्शन की 1 खदान है, और फोर्थ है हमारा 0 खदान है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन 4 0 खदान है। क्या है दोस्तों? 0 खदान है। नहीं दोस्तों, पूरे भारत में सिर्फ अब मध्य प्रदेश के अलावा कहीं भी हीरे का उत्पादन या उसको जमीन से निकाला नहीं जाता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 खदानें। और ये प्रश्न हमसे जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राम खेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो हमारी राम खेरिया नामक जगह है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला अपने हीरा उत्पादन के लिए, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अभ्रक उत्पादन के लिए, तीसरा बोल रहा है सीसा उत्पादन के लिए, और फोर्थ है हमारा डोलेमाइट के उत्पादन के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हीरा उत्पादन के लिए। हालांकि दोस्तों कभी मैंने इसका नाम नहीं सुना है राम खेरिया का, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम प्रश्न अनुसार कि राम खेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हमारे हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि स्टेट इंजीनियरिंग 2017 में पूछा गया है। अगला है प्रश्न, खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पहला है तीसरे स्थान पर, दूसरा है हमारा पहले स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है कि दूसरे स्थान पर, और चौथा ऑप्शन है चौथे स्थान पर। तो करेक्ट आंसर है इसका चौथे स्थान पर। हालांकि प्रश्न हमने पिछले अभी देख भी लिया है कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता मध्य प्रदेश का दोस्तों कौन सा स्थान है? तो हमारा चौथा है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप 2 2018 में पूछा गया है। और वर्तमान में ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ रहती हैं। तो प्लीज़ अगर आप योग्य हो तो फॉर्म भर दें और हमारे साथ तैयारी करें। एटलीस्ट हम आपको एक सब्जेक्ट मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान तो अच्छे खासे से कर ही देंगे। और दोस्तों जब हमारे 8000 ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे इसके बाद हम बिल्कुल डिटेल क्लास भी आपके लिए शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर। तो एक एक चैप्टर का हम फिर पोस्टमार्टम कर देंगे। लेकिन अभी क्या है, एग्जाम सर पर है, इसलिए हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी रेशेदार खनिज है, यानी कि कौन सी रेशेदार खनिज है? तो पहला हमारा टीन, दूसरा है स्लेट, तीसरा है हमारा हीरा, और फोर्थ हमारा एस्बेस्टस। क्या है? एस्बेस्टस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो जो हमारी रेशेदार खनिज है वो कौन सा है, यानी कि जो हमारा रेशेदार मेटल है वो कौन सा है? तो है हमारा एस्बेस्टस। क्या है? एस्बेस्टस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल प्रतिरोधी खनिज है? क्या है? तो जो खनिज है अम्ल प्रतिरोधी है। तो पहला है हमारा हीरा, दूसरा है हमारा टीन, तीसरा है हमारा सीसा, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीसा, जिसको हम लेड भी बोल देते हैं। तो क्या है? ये अम्ल प्रतिरोधी खनिज है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं,
एस्बेस्टस खनिज निम्न में से किसके मिश्रण से निर्मित होता है? तो पहला है हमारे जल से, दूसरा है सिलिका से, तीसरा हमारा मैग्नीशियम से और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी से। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी से। तो जो हमारा एस्बेस्टस खनिज है दोस्तों, ये हमारे जल, सिलिका और मैग्नीशियम तीनों के मिश्रण से तैयार होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्राइसोटाइल एवं अमोनोसाइट या क्राइसोटाइल एवं अमोसाइट निम्न में से किसका प्रकार है? तो पहला है हमारे हीरे का, दूसरा ऑप्शन है शीशे का, तीसरा ऑप्शन है एस्बेस्टस का और फोर्थ है हमारा ऑप्शन टीन का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 एस्बेस्टस का। तो क्राइसोटाइल, अमोनोसाइट या अमोसाइट ये किसका प्रकार है दोस्तों? तो ये एस्बेस्टस का प्रकार है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रदेश में किस जिले में शीशे का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों शीशा यानी कि लेड। तो प्रदेश के किस जिले में हमारा शीशे का उत्पादन हो रहा है? तो देखते हैं हम, पहला है हमारा दतिया जिले में, दूसरा ऑप्शन झाबुआ जिले में, तीसरा ऑप्शन है हमारा शिवपुरी जिले में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। तो दतिया, शिवपुरी और झाबुआ तीनों जिलों में हम दोस्तों शीशा या लेड का उत्पादन कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, शीशा लेड का उपयोग निम्न में से किस सामग्री को बनाने में किया जाता है? तो पहला है हमारा विद्युत केबल बनाने में, दूसरा है लोहे का चद्दर बनाने में, तीसरा युद्ध उपकरण बनाने में या और फोर्थ है हमारा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो शीशे का उपयोग हम विद्युत केबल, लोहे के चादर और युद्ध उपकरण तीनों ही बनाने में करते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में एस्बेस्टस का उत्पादन नहीं किया जाता है? यानी दोस्तों यहाँ पर इसका उत्पादन नहीं होता है एस्बेस्टस का। तो पहला जिला है हमारा झाबुआ, दूसरा ऑप्शन है बालाघाट, तीसरा है हमारा नरसिंहपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा राजगढ़। क्या है? राजगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगढ़ जिला। तो एस्बेस्टस का उत्पादन हमारे किस जिले में नहीं होता है? तो वो हमारे राजगढ़ जिले में नहीं होता है। दोस्तों राजगढ़ जिले में एक बहुत ही बड़ी सिंचाई परियोजना बनाई गई है जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और उसका नाम है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, जो कि किस नदी पर है? तो नेवज नदी पर बनाई गई है। ऐसे हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न मध्य प्रदेश के बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना वाले चैप्टर में भी देखे हैं, तो प्लीज आप हमारे प्रीवियस चैप्टर भी जरूर देखें। दोस्तों एडिशनल नॉलेज था आपके राजगढ़ जिले के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सिंगरौली, दूसरा है सुहागपुर, तीसरा है कोरबा और फोर्थ है हमारा उमरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा सुहागपुर। तो सबसे बड़ा हमारा कोयला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो हमारा सुहागपुर क्षेत्र है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्रश्न हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 में पूछा गया किसमें? असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 में। तो ये भी हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सोहागपुर कोलफील्ड किस नदी बेसिन में स्थित है? जो हमारी कोयला जो सोहागपुर की कोयला खदान है ये किस नदी बेसिन का हिस्सा है? तो पहला हमारी नर्मदा नदी का, दूसरा है सोन नदी बेसिन का, तीसरा ऑप्शन है केन नदी बेसिन और फोर्थ है हमारा ताप्ती नदी बेसिन। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा सोन नदी बेसिन। तो जो हमारा सोहागपुर कोलफील्ड है दोस्तों, ये हमारे सोन नदी बेसिन का हिस्सा है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। और दोस्तों सोन नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है, कोल बेड मीथेन पाया जाता है। तो जो हमारा कोल बेड मीथेन है यहाँ पर कहाँ पर पाया गया है? तो पहला ऑप्शन है मुरैना जिले में, दूसरा है हमारे बैतूल जिले में, तीसरा है हमारा शहडोल जिले में और चौथा है हमारा इंदौर जिले में। कहाँ पर? इंदौर जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन तीसरा शहडोल जिले में। दोस्तों जो हमारा कोल बेड मीथेन है ये कहाँ पर पाया गया है? तो ये हमारे शहडोल जिले में पाया गया है और प्रश्न पटवारी में पूछा गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में मैग्नीज किस जिलों में पाई जाती है? तो पहला है हमारा मुरैना और रीवा जिलों में, दूसरा ऑप्शन है बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में, तीसरा है दुर्ग और बस्तर में और फोर्थ ऑप्शन हमारा उज्जैन व कालूमार जिलों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बालाघाट और छिंदवाड़ा में। तो जो हमारा मैग्नीज है दोस्तों वो किस किस जिलों में? एक तो हमारा बालाघाट में है और दूसरा छिंदवाड़ा में है। और दोस्तों बालाघाट में तो सबसे बड़ी खदान है एशिया की जिसका नाम है बारवेली मैग्नीज खदान। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। और ये भी हमारा पटवारी में पूछा गया, यानी दोनों ही प्रश्न हमारे पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए थे। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे और वीडियो पूरा देखा होगा। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ आप हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अपलोड देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।